हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं फ्लोरम हॉस्पिटल, मजीठा रोड, अमृतसर। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर अमिका अग्रवाल जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें फ्लोरम हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस हॉस्पिटल में एक आईसीयू प्री मैच्योर बच्चों के लिए है जिनका वेट 1 किलो से भी कम है, और दूसरे वो बच्चे जिनका वेट 1 किलो से ज़्यादा रहता है, उनके लिए आईसीयू बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। हमारी टीम ने यहाँ की डायरेक्टर डॉक्टर रितु जी से भी बातचीत की, जिन्होंने हमें फ्लोरम हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए चलते हैं फ्लोरम हॉस्पिटल और करते हैं डॉक्टर अग्रवाल से बातचीत। दर्शकों, हेल्थ गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अमिका अग्रवाल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं फ्लोरम हॉस्पिटल अमृतसर में, और गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही बढ़िया काउंसलर हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आज का जैसे अब डिलीवरी की हम बात करें, प्रेगनेंसी की बात करें, वो प्रेगनेंसी जो किसी समय पर लोग जाते जाते ही बच्चों को जन्म दे देते थे, आजकल ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि आज से 30-35 साल पहले वाली बात करें, जब हमारे भाई बहन थे, उस समय की बात करें और आज की बात करें, तो कितना फ़र्क है? क्यों इतना, मतलब आजकल डिलीवरीज़ की बात करें तो इतना ज़्यादा, वो तो एक पैकेज की तरह, और इतना सारी फैमिली उसमें इंटेंगल होने लगी है। क्या कहना चाहेंगे? पहले बहुत ज़्यादा लोगों के बच्चे होते थे, मैं तो यही कहूँगी। अब 1 या 2 तो उतना ही इम्पोर्टेंस, उतना ही सब चीज़ वो गेन कर रही है। दूसरी बात, डाइट और हमारी जो न्यूट्रिशन है वो इतनी गुड नहीं है। नई नई तरह की बीमारियां, जैसे कोविड, पहले कभी सुना था आपने? नहीं सुना था ना। अब ये भी एक नया चीज़ है। उसी तरह टाइम के साथ सब इम्यूनिटी कम होना, सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, इसीलिए डिलीवरीज भी बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं। एक्चुअली बनाया नहीं गया। कुछ लोगों का भी थ्रेशोल्ड कम हो गया है, लेडीज़ का भी। कुछ इतनी इम्यूनिटी, इतनी जान ही नहीं है कि अब 1-2 बच्चे करने होते हैं। दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, सो दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक गेनिंग इम्पोर्टेंस। एंड इतना सब एक डिलीवरी के टाइम पे इतना ज़्यादा मुश्किल आजकल लोगों के लिए हो पा रहा है। तो इसीलिए इतनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। अब डायबिटीज़ आज से 10 साल, 15 साल, 25 साल पहले इतना नहीं था। अब एक पेंडेमिक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जंक फूड खाना, डाइट इतनी ज़्यादा वो हो गई है कि उसके कारण शुगर की टेंडेंसी, एक शुगर हमारे महामारी बनती जा रही है, जैसे कोरोना। वैसे तो वही चीज़ प्रेगनेंसी में भी आ रही है। मोटापा एक नहीं 100 बीमारियों को लाता है। तो अब प्रेग्नेंट लेडी देखो और उस टाइम की देखो लेडीज़, हैव लॉट ऑफ डिफरेंस। सो दैट इज़ वाई प्रेगनेंसीज आजकल डिफ़िकल्ट हैं, जेन्युइनली डिफ़िकल्ट हैं। डॉक्टर साहब, जैसे जब लोग कंसीव करते हैं और कंसीव करने के बाद जिस तरह से आप प्रेगनेंसी को आगे लेकर जाते हैं और उनको डिलीवरी तक की, इवन ये जो फ्लोरम है, इसमें न्यूनेटल केयर भी है, इसमें बच्चों का जो हॉस्पिटल भी साथ में इंटेंगल है, और एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि जिसमें हर चीज़ क्रिटिकल केयर यहाँ पर मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे कि फ्लोरम हॉस्पिटल जिसमें आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, ये केवल गायनी का ही नहीं, उसके साथ साथ पेडिट्रिशियन है, क्रिटिकल केयर है, हर चीज़ का यहाँ पर पूरी तरह से, मतलब आदमी एक बार लेडीज़ कंसीव होकर आ जाए, उसके बाद बच्चे को हम बड़ा करने तक उसका साथ देते हैं। ये आपने बिल्कुल बात ठीक कही। आजकल एक सिंगल हैंडेड काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौन सी डिलीवरी किस टाइम पे सिजेरियन में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि फीमेल्स में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब और ख़तरनाक हो जाता है। तो इनको मैनेज करने के लिए अकेले ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ साथ हमें दूसरे स्पेशलिटीज़ के लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर जब जैसे ये बीमारियाँ, उतना ये बच्चे पे, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस पर भी असर करती हैं। तो जो बच्चा उस टाइम, जो बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ बच्चा अगर पैदा करते हैं, हम अगर सिजेरियन डिलीवरी भी करते हैं, तो हमें चाहिए उसी टाइम इमीडिएटली उसको कोई बच्चे का डॉक्टर अटेंड करे। तो शुरू का 1 मिनट बहुत ज़रूरी होता है, उस टाइम कोई अटेंड करे। सो फ्लोरम में हम एज अ टीम, जब हमने यहाँ प्लान किया, हम एज अ टीम काम करते हैं। और मैं भगवान का शुक्र कहूँगी कि हमारा एक अच्छा है, क्योंकि हम तीनों उस स्पेशलिटी में शुरू से आना पेशेंट को, पहले सर ने देखना फिटनेस के हिसाब से, फिर मैंने देखना डिलीवरी के हिसाब से, फिर बच्चा पैदा होने में डॉक्टर रितु ने देखना। तो एक टीम्स की तरह हम काम करते हैं और हम लोगों को अच्छा आउटकम दे पा रहे हैं।
जिन प्रेगनेंसीज़ में हम 24-25 हफ्ते 26 हफ्ते मैंने कई जगह काम किया, 1 किलो का बच्चा बचाना मुश्किल होता है, बट नहीं, हम यहाँ पे मरीज़ को कहते हैं, हम इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, हम 1 किलो का बच्चा भी आपको देंगे। हम 800 600 800 ग्राम के बच्चे भी बचा चुके हैं यहाँ पर। तो टाइम पे बच्चे को निकालना, टाइम पे डिलीवरी करना, प्रेगनेंसी को हैंडल करना, फिर उसके बाद सेफ़ डिलीवरी करना और उसके बाद सेफ़ बच्चा घर भेजना, यही हमारा फ्लोरम का मोटो है। अंडा साहब, अगर हम बात करें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ की, जैसे आपने पहले बोला कि शुगर का एपिडेमिक बढ़ा हुआ है, बीपी है, और आजकल की जो लड़की हैं जैसे उनकी सेहत है जो वो थोड़ा कमज़ोर है, अपने आप को खाती नहीं है, विटामिन डी की कमी बहुत देखने को मिल रही है, कैल्शियम की कमी बहुत देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए ये हम आपका एक्सपीरियंस समझे कि जो आपने पीजीआई में भी सेवाएँ अपनी दी हैं और हॉस्पिटल्स में भी दी हैं, कि आज यहाँ पर आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए और हॉस्पिटल भी जो है वो बुला लेते हैं कि डॉक्टर को बुला लो अग्रवाल को, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो साथ में खड़ी हो जाएगी। ये मुझे अमृतसर का बहुत बड़ा सहयोग है, यहाँ मेरा मान है। यहाँ पे आई हूँ मैं 8 ईयर्स हो गए मुझे अमृतसर में, और अच्छा मिला है और मैं भगवान की दया से अच्छा काम कर रही हूँ। ठीक, पीजीआई में मुझे बहुत ज़्यादा मदद हुई, वहाँ मैंने 3 साल काम किया। वहाँ पे ज़्यादा इट्स अ टर्शरी रेफरल सेंटर, सो हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी देखी, तो अब डेफिनेटली उससे कॉन्फिडेंस तो होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर मैंने कुछ से 6 साल मैंने गुरु रामदास वल्ले में भी काम किया, तो वो भी एक इंस्टीट्यूट लेवल का काम है। तो देन आई जम्प्ड इनटू प्राइवेट, तो उससे कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ता है। तो थैंक गॉड वी आर मैनेजिंग वेल। जैसा प्रेगनेंसी से के पहले अगर हम बात करें कंसीव करने की, तो आज का जो एपिडेमिक है ये भी एक बन चुका है कि लोगों को प्रेगनेंसी होना ही बहुत मुश्किल है और इनफर्टिलिटी का रेट बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी जिस हिसाब से प्रेगनेंसीज प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं उस हिसाब से कंसीव करना एक उससे बड़ी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सेम चीज़ें अप्लाई करती हैं, अगर कंसीव करने में भी लोगों को इसी कारण प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट का सब चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसके कारण कंसीव करने डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही है। हम सोच रहे हैं, हम उस तरफ भी चल रहे हैं, हम डेफिनेटली विल डू समथिंग। We are planning to start a test tube baby center. We definitely will go for it. But you are doing IUI here? Yes, we are doing IUI here. And I'm doing IUI ultrasounds that we are doing, but definitely test tube baby center के लिए we need a lot of infrastructure. So sooner we'll plans that also. डॉक्टर साहब, वो तो लास्ट रिसोर्ट हुआ ना, लेकिन आप तो जैसे डॉक्टर हैं कहते हैं कि काउंसलिंग के साथ भी आप कई बार सिंपल रीजन होता है, 2-2 3-3 बार लोग IVF कराकर भी डॉक्टर अग्रवाल के पास आते हैं, तो उनको भी आप कंसीव करा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कंसीविंग है उसमें थॉरोली देखना ही मतलब सबसे बड़ी बात होती है, जिससे आप उनको काउंसल करते हो दोनों को और उससे देखते हो कि क्या है उसमें, और कई बार सिंपलिसिटी के साथ ही वो लोग कंसीव कर जाते हैं, 2-2 बार IVF फेल हो रहे थे। ये ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें कुछ किसी से भी मिस हो सकती हैं, बट सम आजकल प्रॉब्लम्स ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, गायनी में हैं प्रॉब्लम्स, कुछ कहीं तक हम मेडिकल मैनेजमेंट से मैनेज कर सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं मैनेज करते तो दैट डेफिनेटली दे नीड अ टेस्ट ट्यूब बेबी की हेल्प चाहिए उनको, IVF की। सो उनको हम रेफ़र करते हैं, जो कंसीव कर सकते हैं, हाँ जो मेडिकल से कर सकते हैं, डेफिनेटली आई ट्राई एट IUI लेवल तक, उतना तो हम कर रहे हैं यहाँ पर फ्लोरम में। PCOD जो कि एक भयंकर रूप धारण कर रही है और छोटी छोटी बच्ची हैं, 13-13, 14-14 साल की बच्चियों को प्रॉब्लम आ रही है, क्या कहना चाहेंगे कि वो भी आगे जाकर हर्डल बन जाती है प्रेगनेंसी में? PCOD का एक पार्ट तो इनफर्टिलिटी है ही है, बट PCOD अब एक एपिडेमिक की फॉर्म में शुरू से ही अफेक्ट करना शुरू करता है। जब से एक लड़की को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, वहीं से इरेगुलरिटी शुरू होती है, वहीं से PCOD का प्रकोप शुरू हो जाता है। सो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी में उसका रोल है, बहुत ज़्यादा है। एक PCOD को ही अगर हम शुरू से कंट्रोल कर सकें, एक लड़की को सही तरीके से गाइड कर सकें कैसे करना है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। PCOD इटसेल्फ इज़ वेरी वास्ट, तो अगर हम लोगों को वो बता सकें तो हम आगे जाके उनको प्रेगनेंसी होने में भी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एंडोमेट्रियोसिस जो PCOD का ही एक आगे जाकर मतलब कॉम्प्लिकेटेड रूप है, क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको आपने एक नई ज़िंदगी दी है एंडोमेट्रियोसिस के साथ?
ये आपका बहुत बड़प्पन है, आप अगर ऐसा बोल रहे हैं, पर मैंने कोशिश की है। पर एंडोमेट्रोसिस में सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट नहीं, सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। सो हम लेप्रोस्कोपी करके, सर्जिकल मैनेजमेंट करके उनको कंसीव कराने की कोशिश करते हैं। बट मैंने आपको बताया कि पेशेंट्स हमारे पास अगर उस स्टेज, शुरू के स्टेज से निकल कर एडवांस स्टेज में आएगा तो हम कहीं जगह पे हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। तो जहाँ तक हम मदद कर पाते हैं, डेफिनेटली जो पेशेंट जल्दी आ जाए, जिसमें हम कितना हद तक हम मैनेज कर पाते हैं, कुछ को मेडिकल मैनेजमेंट से, उनमें से कुछ परसेंटेज आगे सर्जिकल मैनेजमेंट में, फिर उसके आगे अगर नहीं कर पाते तो फिर देन डेफिनेटली वी नीड टू रेफर देम। एज ए गैनकोलॉजिस्ट क्या कहना चाहेंगे आप कि आज जब प्रेगनेंसी शुरू होगी उसके बाद अल्ट्रासाउंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा कराने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि न्यूनेटल कोई नुक्स रह जाता है तो वो सारी ज़िंदगी का अभिशाप बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि वो जो टेस्ट हैं, जैसे जैसे आप अंदर ही बच्चे की गाइड करते रहते हो, इवन फीटल मेडिसिन वाले हैं जो उनके साथ भी कई बार आप अपना कनेक्शन जोड़कर उनके साथ भी अटैच कर लेते हो, क्या कहना चाहेंगे कि आज आपके पास पहले मौका होता है कि जिसको हम लोग अगर खो लेते हैं तो बाद में फिर हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि वो जब प्रेगनेंसी जैसे आपने बोला कि प्रीशियस है, एक एक है, दो दो है, जिसमें हम लोग बहुत ही प्रेशर सिचुएशन में होते हैं कि प्रेगनेंसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हम पहले इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं एडवांस थी। अब लोगों ने उस बात को बना लिया कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, नहीं, पहले था ही नहीं इतना। अब टेक्नोलॉजी एडवांस है। हम कोई भी बच्चा ऐसा क्यों पैदा कराएं जिसको सारी ज़िंदगी उस चीज़ से सफ़र करना पड़े। सो इसके कारण, ज़रूरत के कारण अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि हम बहुत सारी चीज़ें पहले पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नंबर ऑफ़ स्कैन्स कराने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली दे आर मैंडेटरी, और बहुत ज़्यादा कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। जो हमें गाइडलाइंस, जो हमारी किताब, जो हमारे प्रोटोकॉल्स कहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। डेफिनेटली जो टेस्ट ज़रूरी हैं वो तो ज़रूर ही कराने चाहिए, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 10 हो। डेफिनेटली अगर हमें कुछ पहले पता लग सकता है, ताकि हम ऐसा कोई भी बच्चा ना पैदा करें जिसको कोई जमांदरू नुक्स हो, जो आगे जाके पूरी ज़िंदगी अपनी इसी बात से परेशान रहे कि मेरे में ये नुक्स है। तो अगर हम पहले पता कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी ट्राई दैट। तो प्रेगनेंसी में हम जितने स्कैन्स मैंडेटरी हैं उतने तो करवाते ही हैं, और करवाने भी चाहिए। मैं ये सबको सलाह दूंगी, वो प्रेगनेंसी स्कैन्स ज़रूर कराने चाहिए। अंडा साहब, प्रेगनेंसी के समय भी इस हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा आपके पास मौजूद है, बढ़िया कमरे हैं और हर चीज़ का आपके पास यहाँ पर नेटवर्क है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या फैसिलिटीज़ हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जब उसने बच्चे को जन्म देना होता है तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं फ्लोर में? Florum itself is a very good, now I'll say a 50-bedded hospital, and we include everything from critical care to corona care to neonatal care to any laparoscopy, any general surgery. So we have complete package. So if जो गायनी के या जो भी किसी प्रॉब्लम के लिए चाहिए, हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम है, हमारे पास 2 पीडियाट्रिशियंस हैं, एमडी डॉक्टर्स हैं, गायनी का मैं हूँ, एनेस्थेटिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जनरल सर्जन हैं। सो फ्लोरम में जाओ, मेडिकल केयर के हिसाब से जो फैसिलिटी चाहिए डेफिनेटली वो पूरी है। डॉक्टर साहब, अनएक्सप्लेन्ड ट्यूबरकुलोसिस जो कि पता ही नहीं चलता और ट्यूबरकुलोसिस होती है और कई बार टेस्ट में भी नहीं आती, और वो भी एक हर्डल बनकर पड़ा रहता है आजकल, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये सब जो कारण आप पूछ रहे हैं, डेफिनेटली दे आर वन बाय वन, बट ट्यूबरकुलोसिस हमारी कंट्री में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम करता है। बड़े सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सो हम अवेयर कराने की कोशिश करते हैं, जहाँ हमें शक हो वहाँ हम टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली फिर ट्रीट ऑन अ राइट लाइंस तो पेशेंट कंसीव करेगा। बस एज ए गैनकोलॉजिस्ट क्या कहना चाहेंगे आप कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक लड़की जब उसको माहवारी आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद माँ बाप को और उस बेटी को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसने आगे जाकर माँ बनना है और उसके बाद बहुत सारी आजकल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हैंडल करनी पड़ती है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियों को ये नॉलेज नहीं है कि हमें माहवारी आना भी बहुत ज़रूरी है, और वो टाइम पे आना, सही से आना। अगर आपको अपनी माहवारी में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। घर पे बैठकर टाइम वेस्ट करने से अंडेदानियों को, बच्चेदानियों को बहुत नुकसान होता है। सो माहवारी टाइम पे आना भी और सही से आना एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बातें अगर किसी की कोई प्रॉब्लम लगती है तो अपने गायनेक से ज़रूर कंफर्म करें। दूसरा बात है डाइट, इम्यूनिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कोरोना काल में मैं कहूँगी सबको अपनी डाइट, वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और अच्छे से अच्छा खाना खाएं। वो सब डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है हमारे
पीरियड्स को, हमारी गायनी की प्रॉब्लम्स को, हमारी हर प्रॉब्लम को, हमारी हर प्रॉब्लम के लिए अच्छा खाना, इम्यूनिटी होना, सब चीज़ बहुत ज़रूरी है. सो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई विल से कि आप सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो अपने गायनेक से ज़रूर कंसल्ट करें. डॉक्टर अमिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें समय दिया. जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे दिख रहे हैं दर्शकों को? थैंक यू सो मच. मैं सबको यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ स्टे सेफ, से इंडोर, वेयर मास्क, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड. कोरोना की 2 वैक्सीनेशन बहुत बहुत ज़रूरी हैं. प्रेगनेंसी में चाहे आप माँ बनने वाले हैं, चाहे आप माँ बन चुके हैं, चाहे आप दूध पिला रहे हैं, हर किसी को वैक्सीनेशन लग सकती है. प्लीज़ टेक योर वैक्सीनेशंस. थैंक यू. दर्शकों, हेल्थ गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत है. आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रितु जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए पेडिट्रिशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं फ्लोरम हॉस्पिटल में और उसके डायरेक्टर हैं. मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में. नमस्ते, गुड इवनिंग टू एवरीवन. डॉक्टर रितु, आजकल जो बच्चे, जिस तरह से आप पहले तो बच्चे पैदा होने के बाद उनकी केयर करते थे, लेकिन आजकल आप पेडिट्रिशियन न्यूनेटल केयर करनी आपने शुरू कर दी है और गर्भ में ही बच्चों का ध्यान रखना शुरू कर दिया. क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी एज है जिसके साथ वो आपसे अटैच हो जाएं और आपको एज ए गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, आपको एज ए पेडिट्रिशियन भी साथ में अटैच कर लें, मतलब अपने बच्चे की डिलीवरी के पहले ही? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. जो मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको पहले तो हमें समझाना पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है. उनको उस हिसाब से उनका मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ती है. ब्रेस्ट फीडिंग जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो मदर्स आर नॉर्मली, इनके दिमाग में बहुत मिथ्स होते हैं, मेरे दूध में ये होएगा, मेरे दूध में वो होएगा, बच्चे को दूध नहीं पिलाना. हम लोग उनको शुरू से काउंसल करना शुरू करते हैं कि आपका दूध ही सबसे उत्तम है, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि हमने दूध अपना ही पिलाना है. फिर उसको समझाना कि बेबी की किक्स हैं, ये समझो, फीलिंग करो, उसको आपकी अच्छी वाइब्रेशंस जानी चाहिए, आप पाठ पूजा करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुना करो, स्ट्रेस से अवेयर रहना चाहिए, सो दैट बेबी हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स इन फ्यूचर. एंड ऐसा फ्लोरम जो एक पूरा नेटवर्क है जिसमें जब भी कोई लेडी कंसीव करके आती है तो वो बच्चा भी लेकर जाती है और बच्चे को बड़ा भी करके लेकर जाती है, और हर तरह की, जैसे आपके पास कोरोना के एपिडेमिक में भी आपके पास पूरी टीम थी और आपने उस प्रेशर सिचुएशंस में भी आपने लोगों को कंसीव भी कराया, उनको बच्चे भी दिए, उनको बच्चों को ध्यान भी रखा. क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आप लोग सेवा करने वाला एक परिवार है? सबसे पहले तो परिवार की तरह ही 3 लोग तो आप हैं ही और उसके साथ और डॉक्टर भी आपके साथ अटैच है. सर, ये कोरोना का जो पीरियड था ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था. चैलेंजिंग इन द वे इसलिए था क्योंकि जो बच्चे भी पैदा हो रहे थे जिनकी माँओं को कोरोना हो चुका था, तो बच्चे, जैसे माँ को 5वें महीने में कोरोना हुआ या 6वें महीने में कोरोना हुआ, बच्चा चाहे 9वें महीने में पैदा हो रहा था, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ आ रही थी. बेबी पैदा होते ही बहुत ज़्यादा सांस की तंगी के साथ आता था, निमोनिया हो गया उसको, बीपी एकदम डाउन. ये चीज़ें किसी भी चीज़ से समझाई नहीं जा सकती थी. इन्फेक्शन के टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, फिर हम लोग इको करते थे, जो हम लोग बेड साइड करते हैं यहाँ पे, उसमें सारी पिक्चर क्लियर होती थी कि हाँ, इस बच्चे को, हम लोग कहते हैं MIS-C, मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है बेबीज़ में, बिकॉज ऑफ मदर को कोरोना हो चुका था. किसी भी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फीवर हुआ था, ये लक्षण नोटिस नहीं किए जाते माओं की तरफ से, पर बच्चों में ये तंगी आती है. बट विद गॉड्स ग्रेस हमने फ्लोरम में टिल नाउ 25 to 30 न्यू बॉर्न्स विद वेरी वेरी स्वेयर क्रिटिकल कोविड सिंड्रोम हैव बीन ट्रीटेड. जैसे अभी बहुत ज़्यादा डर लोगों के मन में बना हुआ है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और ख़ास करके बच्चों के ऊपर इफेक्ट पाएगी. उधर स्कूल खुल चुके हैं. एज ए पेडिट्रिशियन क्या कहना चाहेंगे आप कि इतनी, मतलब अभी घबराने वाली बात नहीं है, और जो बच्चे किस तरह से अपने आप को रखें, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 3rd लेयर कोरोना की जो आ रही है एज एंटिसिपेटेड कि हाँ, ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करेगी. इसलिए इन्वॉल्व करेगी, एक तो हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो बच्चे हैं, इनकी अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आई, एंड बेबीज़ को, ये बच्चे चाहे 5 साल के, 7 साल के मान लो, ये लोग अपनी केयर नहीं कर पाते. मास्क लगाना चाहिए, वी रिकमेंड कि बच्चों को मास्क लगाना चाहिए, पर बच्चों ने कभी यहाँ हाथ लगा दिया, कभी वहाँ हाथ लगा लिया, मुंह पे हाथ लगा लिया, एक दूसरे को, इनमें वो भेदभाव नहीं होता, एक दूसरे को प्यार करना, झप्पी लेना, तो इस तरह से इन्फेक्शन इनमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. सो हम लोग तो यही कहेंगे, स्टिल इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू ओपन द स्कूल्स. बेबीज एंड किड्स शुड स्टे एट होम, स्टे सेफ.
3 मंथ्स निकल जाएं, फिर स्कूल खुल जाए, सब कुछ हो जाए, इट्स ओके। डॉक्टर साहब, जैसे आप बेबी की बात करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी की, और कई बार जॉन्डिस जो है वो एक विकराल रूप धारण कर लेता है और लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये थोड़ा सा तो होता ही है, आंखें पीली है तो क्या है। क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए मदर फादर को और बच्चों के लिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें भी है जो बहुत आगे जाकर बहुत बड़ा जो है विकराल रूप धारण कर लेते हैं। वेरी राइट सर। एक तो लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा है कि बच्चे को पीलिया हो गया तो सीधा सूरज के पास ले जाओ, सूरज की किरणें दिखाओ तो बच्चा ठीक हो जाएगा। दिस इज़ नॉट ट्रू। अल्ट्रा वायलेंट रेज डू नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द जॉन्डस। ये बच्चों का जो जॉन्डस होता है, इसको अल्ट्रा वायलेंट रेज या सूरज की किरणों के साथ हम ठीक नहीं कर सकते। वो एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो अगर बच्चा की आंखें पीली हो रही हैं, शरीर पीला हो रहा है, तो डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। हर बच्चे को जॉन्डस होता है, थोड़ी मात्रा में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मात्रा में है तो डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? लाइट्स के नीचे रखना होता है उसको, फोटोथेरेपी हम लोग बोलते हैं, फोटोथेरेपी के नीचे रखना होता है। 24 से 48 घंटे का ट्रीटमेंट होता है। पर कई लोग इतनी इंगेली कर जाते हैं कि वो लोग हमारे पास तब आते हैं जबकि पीलिया 20 से भी ऊपर हो गया है। फिर हम लोगों के पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि हमने ब्रेन को बचाना होता है। यही पीलिया ब्रेन को चढ़ जाता है, कहते हैं ना दिमाग को पीलिया चढ़ गया, फिर वो बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए अब नॉर्मल हो जाता है। तो हमें उसके लिए पूरा का पूरा बच्चे का खून बदलना पड़ता है। तो इट इज़ बेटर कि प्रिवेंशन इज़ बेटर। शुरुआत में ही पीलिया का ट्रीटमेंट करा लो, वेरी गुड, नहीं तो भुगतना पड़ता है। दरअसल एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो छोटे छोटे बच्चों को ही हो रहा है और लोग एंटीबायोटिक्स इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग दे देते हैं, और कई बार जैसे आप पफ की बात करते हैं, कई बार पफ देने के लिए भी पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि पफ नहीं देना। क्या कहना चाहेंगे कि जब बच्चे को ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो वो बिल्कुल सेफ़ है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट, सीजनल चेंजेस। हमारे यहाँ पे बहुत बच्चों को पाया जाता है। ये पफ्स दे आर वेरी वेरी सेफ। दिस इज़ द सेफेस्ट ट्रीटमेंट। एक दवाई आप मुंह के रास्ते से दे रहे हो, पूरे शरीर में खून में जाएगी, खून से फिर फेफड़ों में जाएगी। हालांकि जो पफ देते हैं वो बच्चा इन्हेलर ऐसे करके इन्हेल करता है, वो सीधा सांस में जा रही है। तो साइड इफ़ेक्ट किसके हुए? नेचुरली पफ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक लोगों के दिमाग में ये है कि एक बार मेरे बच्चे को आपने लगा दिया तो ये सारी ज़िंदगी के लिए लग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बच्चों को सिर्फ 10-15 दिन की ज़रूरत होती है और दोबारा जब एपिसोड होता है फिर दोबारा हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये जो धारणा है, ये एक बार लग गया तो जी सारी ज़िंदगी लगेगा, नहीं। ये पफ्स यूज़ करने दे आर सेफ। फर्स्ट 7 ईयर्स 8 ईयर्स ऑफ लाइफ फेफड़े बन रहे होते हैं, तब उनको बार बार इन एपिसोड से बचाना ज़रूरी है। अगर हम नहीं ट्रीट करते प्रॉपरली तो लंग्स में चेंजेस आ जाती हैं जो कि बड़े होकर आस्थमा में कन्वर्ट होती हैं। सो फिर मैं ये कहूँगी पफ्स आर वेरी सेफ ऑप्शन। येस, एंटीबायोटिक्स आर रिक्वायर्ड ओनली इफ़ अगर निमोनिया हो गया या बच्चे को बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो बात बनती है। पर सिंपल एक बच्चा सिर्फ खांसी के साथ आ रहा है जो कि रात को ज़्यादा हो रही है, तो येस हमारे पफ्स हेल्प करते हैं। तो सब वैक्सीनेशन, जैसे कि फ्लोरम एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसमें आप लोग वैक्सीनेशन, इवन गर्भ में भी आप लोग थोड़ा वैक्सीनेट आजकल करने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन इज़ नेसेसरी, और जिस तरीके से एक चार्ट बना होना चाहिए और मदर को बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों को कब कब वैक्सीनेशन लगनी है और उसको ज़रूर लगाना चाहिए? सर, वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक चाइल्डहुड में। समझ लो हम एक नींव रख रहे हैं किसी चीज़ की, तो नींव पक्की होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करा के रखते हो हर डिजीज़ के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली उसके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के बहुत कम हो जाते हैं। जैसे अब खसरा ले लो, खसरे में कहने को सिर्फ माता होती है शरीर पे और बच्चे को कुछ नहीं हो रहा, पर नहीं, ऐसे नहीं है। खसरे के कारण बच्चों को निमोनिया हो जाता है, खसरे के कारण बच्चों को दिमाग में इनकेफ्लाइटिस हो जाता है विच कैन कॉज डेथ। सो ऑल दीज थिंग्स, मान लो टाइफाइड की वैक्सीन की ही हम बात कर लें, एक बार बच्चे को टाइफाइड हो गया, पॉटी में ब्लड आना शुरू हो गया, पेट की अंतड़ियाँ इन्वॉल्व होगी, तो कहाँ की कहाँ बात जाती है। एक टीके से आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो एंड अबव ऑल आपके बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो आई थिंक जो शेड्यूल IAP का है हम लोग वो रिकमेंड करते हैं, वो पूरा फॉलो करना चाहिए। हम माँ बाप को कार्ड देते हैं और उसके साथ उनको कॉल्स भी जाती हैं कि आपके बेबी की वैक्सीनेशन ड्यू है, प्लीज़ आन के लगवाओ। तो पेरेंट्स को ये फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर रितु, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर जो सेवाएं दे रहे हैं और
50 बेड हॉस्पिटल फ्लोरम के आप डायरेक्टर हैं, और आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। अभी हम निक्कू में खड़े हुए हैं और हम देख सकते हैं कि 2 तरह के निक्कू डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बनाए हुए हैं। जो बच्चे 1 किलो से कम है उनके लिए अलग से निक्कू है और दूसरे बच्चों के लिए अलग से। हम देख सकते हैं यहाँ तरह की फैसिलिटी, हर चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो इजीली पड़े हुए हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? सर ये जो हमारा बच्चा है ये सबसे छोटा बच्चा है, ये इसका वेट 620 ग्राम्स है। ये बच्चा 25 हफ्ते पे पैदा हुआ था, मतलब कि 5वें महीने ऑफ प्रेगनेंसी में पैदा हुआ था। इन बच्चों की केयर करना, अब मैं इसके सामने जैसे बोल रही हूँ, इन बच्चों की केयर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे आप लाइटनिंग का सिस्टम देखोगे, डे एंड नाइट की लाइट चेंज होती है। दिन में लाइट ब्राइट होती है, जैसे रात होती है यहाँ की सारी लाइट्स डिम हो जाती है, टू गिव द इन्वायरमेंट बच्चों को जो माँ के पेट के अंदर मिलता है। ऊपर रेडिएंट वार्मर चल रहा है, ये जो इसके आसपास नेस्टिंग हुई हुई है, ये वो फीलिंग लेता है इसके अंदर टांगे मार मार के कि मैं माँ के पेट के अंदर हूँ। हम इनको प्रॉपर इसके अंदर कवर करके रखते हैं। साउंड का बहुत ध्यान रखा जाता है, इनके आसपास कोई शोर ना हो। एक सॉफ्ट म्यूज़िक जो कि भगवान के कीर्तन के नाम के ऊपर इनके कानों में धीरे धीरे पड़ता रहता है, इसको हम कहते हैं कि इनकी न्यूरो स्टिमुलेशन हो रही है। बच्चों का ना तो सिर्फ मैं कह रही हूँ फेफड़े फीड का ध्यान रखा जाता है, पर उनके फ्यूचर के लिए लाइटनिंग कैसी दे रहे हैं, साउंड कैसी दे रहे हैं, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। यहाँ पे हमारे कोने कोने में लगे हुए हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, वो टेम्परेचर। तो ये हम पूरा मेंटेन करके रहते हैं कि यहाँ की ह्यूमिडिटी 46-50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो वो टेम्परेचर भी उस हिसाब से होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी उस हिसाब से होना चाहिए। ये हमने कोने कोने में लगाए हुए हैं। मैडम, जैसे हम देख रहे हैं कि आपके पास स्टाफ भी बहुत सरप्लस है, इसमें आपने एक एक बच्चे के लिए एक एक जो है अटेंडेंट दिया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि आमतौर पर देखा जाता है कि वही नर्सेज हैं जो 2-3 होती हैं वो संभालती रहती हैं 5-7 बच्चों को, लेकिन आपने यहाँ 3 बच्चे हैं और 4 स्टाफ इज देयर, व्हाट विल यू से? सर ये क्रॉस इन्फेक्शन बहुत होती है एक से दूसरे बच्चे को। अगर एक स्टाफ नर्स 4-4 बच्चे देख रही है, वो चाहे जितना मर्जी हम उसको कह लें हाथ साफ करके लगाने हैं, पर जल्दी में एक से दूसरे को हाथ लग जाता, तो एक स्टाफ को एक बेबी डेजिग्नेटेड मिला जाता है, यहाँ मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं हम लोग यहाँ पे देते। अभी हम खड़े हुए हैं, एक तो हमने जैसे पहले दिखाया कि छोटे बच्चों के लिए, और अब ये जो 1 किलो से जो ज़्यादा बच्चे का वेट है उन बच्चों के लिए अलग से ये ICU बना हुआ है निक्कू का। डॉक्टर साहब का स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पे हम लेते हैं 1 kg से जो बड़े बच्चे होते हैं, मान लो 30 हफ्ते के ऊपर वाले बच्चे मोस्टली इस साइड पे आते हैं। सर ये हमारा बेबी बहुत सिक बेबी आया था। ये जैसे आजकल वो कहते हैं कोरोना है, बच्चों को कोरोना हो रहा है, पेट के अंदर ही हो रहा है, ये उनमें से एक बच्चा है। ये हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, इसका इंट्रा-आर्टीरियल BP मॉनिटरिंग हो रही है। ये बहुत सारे BP बढ़ाने वाली दवाइयों के ऊपर चल रहा है, ये जो टावर चल रहा है उस तरफ, ये वो सब कुछ है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर है, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें कि फेफड़े को वाइब्रेशंस दी जाती हैं, उसके साथ फेफड़ा बनता है। ये टेम्परेचर वगैरह मॉनिटर करने के लिए है। बच्चे को इंट्रालिपिड, अमाइनोविन सब कुछ चल रहा है, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी सिक बेबी। बट नाउ ही इज लुकिंग सर यस, ही इज़ बेटर। अगर आपको मैं इसकी पहले दिन की वीडियो दिखाऊंगी तो आप कहोगे कि ये तो वो लगता ही नहीं है। हम लोग लैमिनर फ्लो है यहाँ पे हमारे, हम लोग सारी मेडिसिन इसके अंदर बनाते हैं। लैमिनर फ्लो का मतलब ये है कि जैसे अगर बाहर की हवा में हम दवाइयाँ बनाएंगे तो जो कीटाणु बाहर होते हैं हवा में वो चले जाएंगे, तो इन्फेक्शन की कोई भी गुंजाइश ना रह जाए। पहले UV लाइट के साथ उसको स्टेराइल किया जाता है, फिर जब हम बनाते हैं ये एयर फ्लो ऑन करके ताकि बाहर की हवा अंदर ना जाए। स्टाफ 2 मिलके इकट्ठे इसमें दवाइयाँ बनाते हैं, बच्चों के सारे टीके इसमें बन के ही बच्चों को लगते हैं।
बहुत बीमार आया था, स्टेबल है, फोटोथेरेपी के अंडर है, फीड्स शुरू हो चुकी हैं इसकी, ही इज़ बेटर, ही इज़ ऑल्सो प्रीतम बेबी। पास एक बहुत आधुनिक मशीन है जो कि पंजाब में किसी सेंटर में नहीं है, सिर्फ फ्लोरम हॉस्पिटल में है। ये है नियोथर्म। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे जब पैदा होते हैं वो रोते नहीं हैं, उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं जाती और उसके कारण उनको दौरे आने शुरू हो जाते हैं। अगर वो बच्चा हमारे पास 6 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए तो हम इस मशीन के साथ उसकी पूरी बॉडी को कूल कर देते हैं। इसको कहते हैं होल बॉडी कूलिंग। होल बॉडी कूलिंग करने के लिए हमें 72 आवर्स चाहिए। 72 आवर्स के बाद हम उसको रीवार्म करना शुरू होते हैं। इसके साथ चांसेस बच्चे के बड़े होके जो नॉर्मल होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी होती है, हमारे यहाँ पे फ्लोरम में अब तक कम से कम 30 से 35 बच्चों को हम ये ट्रीटमेंट दे चुके हैं एंड रिजल्ट्स विद गॉड्स ग्रेस आर वेरी गुड। बट बच्चा 6 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाना चाहिए, इसमें ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी अब नॉर्मल रहता है, उसको दौरे आते रहते हैं, हाथ पैर मुड़े रहते हैं। हम लोग अक्सर ऐसे बच्चे देखते हैं। सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर दोज बेबीज़।